वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम फ्रेंड्स बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल जिनका एग्जाम 4 अक्टूबर को होने वाला है, उनके लिए मैं 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया हूं, जिसमें फ्रेंड्स आपका सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल है। ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, ध्यान से देखते चलिएगा। मैं कोशिश करूंगा कम समय में 100 प्रश्न कवर करने के लिए। पहला प्रश्न आपका है कि अत्यधिक किण्वन से आज क्या समझते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक किण्वन से क्या समझते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। अत्यधिक किण्वन से क्या समझते हैं, तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रेंड्स, यानी पिता से बड़ा माता या फिर आपका माता से बड़ा पिता। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पिता इक्वल टू माता। सवाल देखिए एक बार फिर से देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पिता इक्वल टू माता। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है कि रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। तो रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिन के द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 4 को देखें कि दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि दांतों के ऊपर इनेमल की परत होती है जो काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन वो क्या होती है, तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। दांतों की कठोर इनेमल परत जो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 है कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। तो संचालित प्रणाली की खोज आपको विलियम हार्वे ने की थी। कहने का मतलब फ्रेंड्स संचालन की रक्त परिसंचरण, ठीक है, कहीं कहीं पे रहेगा आपको रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो विलियम हार्वे ने की थी। तो यहाँ पर सवाल इस तरह से पूछा गया कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी, यानी रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि के बारे में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आपका लीवर यानी यकृत हो जाएगा, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अग्नाशय ग्रंथि, जिससे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो अग्नाशय ग्रंथि है कैसी ग्रंथि है, तो ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि को अंग्रेजी में पैंक्रियाज ग्रंथि भी कहते हैं। तो सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सिर्फ पूछा जाए तो यकृत हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 7 को देखिए, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है। तो किस तंत्र का हिस्सा है तंत्रिका तंत्र, तो गेस करें फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, तो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था। तो सवाल नंबर आपका जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हिक्टेटर ने किया था। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो हिक्टेटर ने किया था। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। कौन सा इसमें पादप है जो कीटभक्षी यानी कीट को नहीं खाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कसकुट्टा। कसकुट्टा है जो आपका कीटभक्षी नहीं है। बाकी फ्रेंड्स आपका नेपेंथीज जिसे घटपर्णी कहते हैं, और ड्रोसेरा, उसके साथ में यूट्रिकुलेरिया, ये सभी है जो कीटभक्षी है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है कसकुट्टा, ये है जो कीटभक्षी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए सभी प्रश्न को देख ले। इसमें आपको करंट अफेयर्स के भी प्रश्न मिलेंगे। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पौधे के कौन सा भाग केसर देता है, तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है,
स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा है जो केसर देता है। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्या होगा गेस करें फ्रेंड्स। तो देखिए 20 है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है 2882, ठीक है। इसी तरह से आपका संरचना होता है। तो सवाल नंबर 11 का हो जाएगा राइट आंसर क्या, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, फिर तीसरा में 8, उसके बाद में 2। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपचयन। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल में। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग। तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान लगभग होता है आपका 3200 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखें कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी समस्थानिक में बदल जाता है। तो 15 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सीसा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से प्रश्न सुने कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप अर्थात समस्थानिक में बदल जाता है। तो सीसा में बदल जाता है। सवाल नंबर 16 को देखें कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 17 को देखें कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो स्ट्रीट लाइट होती है फ्रेंड्स, जो सड़कों पर जो लैंप लगाया जाता है पीले रंग के प्रकाश वाले, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यही आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो उसमें देखिए नियॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसका, नियॉन का। सवाल नंबर 18 को देखें कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अल्फा किरण। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। कब रहता है फ्रेंड्स कि लिफ्ट में कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसका जो प्रत्यक्ष वजन होता है उसका वास्तविक वजन से कम कब होता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 19 का क्या होगा। तो ए में है जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, आपका बी में है जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, सी में जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका जो मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन होता है वो वजन वास्तविक वजन से कम होता है। कब होता है, जब लिफ्ट तेजी गति से नीचे जा रही हो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है कि यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो भार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा। तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, R/4 होगा। कितना, R/4। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए बिहार। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 है कि बिहार में सांसदों की कुल संख्या कितनी है, यानी एमपी की कितने सीट है फ्रेंड्स। तो बिहार में सांसदों की कुल संख्या आपको 40 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 40 है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो 1954 में दिया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए। सवाल नंबर 23 को देखें कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। गेस करें 25 वर्ष या 21 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। सवाल नंबर 24 को देखिए प्रथम केंद्रीय विधानसभा का संगठन कब किया गया था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 में किया गया था।
प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद 19 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखें। त्रिस्तरीय पंचायती राज में तंत्र शामिल है, तो कौन सा तंत्र शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी, यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र में शामिल है। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है, सवाल नंबर 27 है फ्रेंड्स कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। सवाल नंबर 28 को देखें कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? देखिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। सरकारी आयोग गेस करें क्या होगा? तो सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केंद्र और राज्य से संबंध। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य के संबंध पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, यानी सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 29 देखिए क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। ठीक है, इन्हीं को संविधान की आत्मा भी कहे थे। तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। चलिए सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 30 देखिए। सवाल नंबर 30 आपका है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था फ्रेंड्स, आरटीआई। चलिए सवाल नंबर 31 देखें कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सवाल नंबर 31 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सहाद्री कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सहाद्री कहलाते हैं। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए कि गारो जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, कहाँ है जो गारो जनजाति नहीं पाई जाती है? तो असम में पाई जाती है फ्रेंड्स, मिजोरम में भी और मेघालय में। ठीक है, गारो खासी जनजातियाँ यहाँ पाई जाती है, जबकि मणिपुर में नहीं पाई जाती है। तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गारो जनजाति नहीं पाई जाती है तो मणिपुर में नहीं पाई जाती है, मेघालय में, मिजोरम में, असम में पाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 33 को देखें कि अफ्रीका में निम्नांकित देशों में किस में सघन उष्णाद्र वन है? तो अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्णाद्र वन है? तो सवाल नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आइवरी कोस्ट में है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 34 को देखें कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कौन से मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। सवाल नंबर 35 को देखें कि निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन है? सवाल नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शिव सुंदरम है जो सबसे पुराना है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था सहयोग से, तो किस देश के सहयोग से हुआ था फ्रेंड्स? बहुत ही वीवीआई सवाल है, गेस करें। तो बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था आपका रूस के सहयोग से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सवाल नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ये देखिए ट्रेन नंबर दिया हुआ है त्रिवेंद्रम सेंट्रल, यानी 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39 को देखिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए एक ये गर्म जलधारा है और ये महासागरीय जलधारा है। ठीक है, सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक महासागरीय धारा है जो कैसा जलधारा है? तो गर्म है। इसको
पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, तो यह एक गर्म महासागरीय धारा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 39 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 40 को देखें कि जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए, तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड, गेस करें। देखिए जोहान्सबर्ग में क्या होता है, स्वर्ण यानी सोना का खान है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग विख्यात है। सवाल नंबर 31 को देखें कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो पिग्मी जनजाति है जो किस नदी घाटी में पाई जाती है। सवाल नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कांगो बेसिन में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी है जो किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। सवाल नंबर 42 को देखिए। सवाल नंबर 42 है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। देखिए फ्रेंड्स इस सेट का जो क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, सभी को एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। सवाल नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, तो व्यापारिक पवनें कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होती है। सवाल नंबर 43 को देखें। खाली स्थान के घाटों को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह के वित्त पोषित किया जाता है। इस प्रकार की पूंजी खाता अधिक से यहाँ क्या भराएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालू लेखा। चालू लेखा के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह के वित्त पोषित किया जाता है। इस प्रकार पूंजी खाता अधिक्य से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालू लेखा। सवाल नंबर 44 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन होगा। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजन कर। ठीक है, मनोरंजन कर है जो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 45 को देखिए कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय होती है, तो देखिए व्यक्तिक प्रयोज्य आय क्या होती है, तो सवाल नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो व्यक्तिक प्रयोज्य आय होती है वो व्यक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर में बराबर होता है। ठीक है, सवाल नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है जो वैयक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर में बराबर होता है। चलिए सवाल नंबर 46 को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन का कारक है, तो गेस करिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुट दिया हुआ है। सवाल नंबर जो 46 है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, यानी 1, 2, 3 यानी सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादन का कारक है, तो आपका भूमि भी है, उसके बाद में फ्रेंड्स श्रम भी है और भौतिक पूंजी है, तीनों है जो उत्पादन का कारक है। सवाल नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 47 को देखिए। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो थॉमस रॉबर्ट जो अर्थशास्त्री थे उनके बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं। तो सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो, उनका है जो विचार है जो निराशावादी है। सवाल नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निराशावादी हो गया। सवाल नंबर 48 को देखें कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। सवाल नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948 में की गई थी। कब, 1948 में। चलिए सवाल नंबर 49 को देखें। सवाल नंबर 49 आपका है कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया था। तो अभी देखिए एक आया था बोकारो फ्रेंड्स, तो बोकारो जो रूस की सहायता से बनाया गया था। आपका भिलाई है भी जो आपका रूस की ही सहायता से बनाया गया था। तो दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोकारो भी है जो रूस की सहायता से और भिलाई भी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भिलाई इस्पात कारखाना आपका रूस की सहायता से बनाई गई थी। सवाल नंबर 50 को देखें कि निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है। सवाल फिर से सुने, निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 51 को देखें।
निम्नांकित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सभी को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें से एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जा सकता है। तो सवाल नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ये है जो सुमेलित नहीं है। राउर किला है जो जर्मनी, जो राउर किला इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी की मदद से सहयोग से स्थापित किया गया था। तो याद कर ले फ्रेंड्स, राउर किला किससे? जर्मनी से। और भिलाई है जो रूस के सहायता से, यानी पूर्व USSR अर्थात सोवियत संघ रूस से किया, ये भी सही है। दुर्गापुर है जो आपका इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम से किया गया था। बोकारो संयंत्र है जो फ्रेंड्स आपका रूस की सहायता से किया गया था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ USA, यानी इसकी ए है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। याद रखिएगा, राउर केला हो गया जर्मनी से, भिलाई और बोकारो रूस से, दुर्गापुर है जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। चलिए, तो सवाल नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोकारो, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि रूस की सहायता से किया गया था। सवाल नंबर 52 को देखें, क्रिसिल क्या है? तो सवाल नंबर 52 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करना ही आपको क्रिसिल कहलाता है। क्रिसिल क्या कहलाता है? तो कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करना ही क्रिसिल कहलाता है। सवाल नंबर 53 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, धौलीवारा। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने? दयाराम साहनी ने किए थे फ्रेंड्स। लोथल का SS राव ने किया था। सुरकोटदा का JP जोशी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपका जो धौलीवारा है, तो धौलीवारा का जो है BK थापर दिया हुआ है, तो BK थापर है जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि धौलीवारा का उत्खनन BK थापर नहीं किया था, बल्कि फ्रेंड्स आपका RS बिष्ट ने किया था। याद रखिएगा, धौलीवारा का जो उत्खनन किए थे, जो किसने किए थे? तो इसका जो आंसर होगा RS बिष्ट। ठीक है, किसने? RS बिष्ट ने किया था। तो BK थापर है जो इसका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब याद रखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा के दयाराम साहनी, लोथल के SR राव और सुरकोटदा के JP जोशी। और आपका धौलीवारा का कौन हो गया फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया RS बिष्ट। ठीक है, RS बिष्ट, इन्होंने उत्खनन किया था किसका? धौलीवारा का। तो सवाल नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये है जो आपका सुमेलित नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 54। सवाल नंबर 54 आपका है फ्रेंड्स कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। सवाल नंबर 55 देखिए, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त के जो 9 रत्न थे उनमें से जो इनमें से कौन था जो फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो सवाल नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छपनक था। ठीक है फ्रेंड्स, छपनक था जो फलित ज्योतिष से संबंधित था। सवाल नंबर 56 को देखें कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो कंबोडिया में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57 को देखें। सवाल नंबर 57 है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ था? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिएगा 57 का क्या होगा? तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपका धौलीवारा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इस टाइप का एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था धौलीवारा से। सवाल नंबर 58 को देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, कहाँ ले गया था? तो सवाल नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा दौलताबाद, यानी मोहम्मद बिन तुगलक है जो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। सवाल नंबर 59 को देखिए, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, निषेध लगा दिया था? तो सवाल नंबर जो 59 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जहांगीर ने इस पे रोक लगा दिया था। सवाल नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 60 को देखिए, प्रातः काल में, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 60 देखिए, सवाल नंबर 60 है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए तोड़ी जो राज दरबार में एक प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है फ्रेंड्स, राज दरबार में अक्सर ये गाया जाता है और ये भाटों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है,
तो प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है क्या है, तो तोड़ी है। सवाल नंबर 61 को देखें, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो किसने किया था फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलादीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किसने किया था, तो अलादीन खिलजी ने। और सवाल नंबर आप 62 देखें कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो कौन था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। चलिए सवाल नंबर 63 को देखें। सवाल नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो किसने की थी, तो फर्रुखसियार ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से सुने, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, तो फर्रुखसियार ने की थी। चलिए सवाल नंबर 64 को देखें। सवाल नंबर 64 है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो किसने सुझाव दिया था फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद ने। कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने सुझाव दिया था। सवाल नंबर 65 को देखें कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। सवाल नंबर 66 को देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी। और आपका सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। तो तीनों याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 67 को देखें कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 67 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ए है जो सही नहीं है। बाकी आपका अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये आपका सही है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका दूसरा कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स वो है जो सही नहीं है, ठीक है। यही पूछा जा रहा था आपसे कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये बिल्कुल गलत है। चलिए सवाल नंबर 68 को देखें कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी फ्रेंड्स। सवाल नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर फ्रेंड्स तो सवाल नंबर 69 को देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 70 को देखें। सवाल नंबर 70 है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो सवाल नंबर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, जहांगीर के शासनकाल में। कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो जहांगीर के शासनकाल में किया था। सवाल नंबर 71 को देखें कि किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस का विकास किया है। तो देखिए करंट अफेयर से है फ्रेंड्स आपका एक क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IIT गुवाहाटी। सवाल एक बार फिर से सुने कि किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस का विकास किया है, तो IIT गुवाहाटी ने किया है। 72 देखें, हाल ही में जय ओम प्रकाश का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो आपका जो जय ओम प्रकाश, ठीक है फ्रेंड्स, जय ओम प्रकाश
किससे जुड़े हुए थे? तो सवाल नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फिल्म से जुड़े हुए थे। जय ओम प्रकाश किससे जुड़े हुए थे? तो फिल्म से जुड़े हुए थे। सवाल नंबर 73 को देखें, सॉरी, सवाल नंबर 73 देखिए कि इंटरनेशनल आर्मी स्कॉट मास्टर्स कंपटीशन के 5वें संस्करण का आयोजन किस मिलिट्री स्टेशन में किया जा रहा है? देखिए करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है कि इंटरनेशनल आर्मी स्कॉट मास्टर्स कंपटीशन के 5वें संस्करण का आयोजन किस मिलिट्री स्टेशन में किया जा रहा है? तो आपका ये जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में किया जा रहा है। सवाल नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में किया जा रहा है। सवाल नंबर 74 को देखें कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन का निधन हुआ, वे किस देश से थे? तो टोनी मॉरिसन किस देश से थे फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका के थे। ठीक है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन का निधन हुआ, वो किस देश से के थे? तो अमेरिका से थे। सवाल नंबर 75 को देखें कि भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? गेस करें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 76 को देखें कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ई कॉमर्स नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है? तो किसने जारी किया है फ्रेंड्स? सवाल नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने किया है। फिर से सुने कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ई कॉमर्स नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जारी किया है। सवाल नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 77 को देखें। सवाल नंबर 77 है कि हाल ही में किस राज्य ने रेस नामक उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो रेस नामक उच्च शिक्षा मॉडल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रेस नामक उच्च शिक्षा मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने। सवाल नंबर 78 को देखें कि हाल ही में सुर्खियों में रहा उरकुंड सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका उरकुंड सॉफ्टवेयर है किस से संबंधित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य चोरी विरोधी सॉफ्टवेयर से संबंधित है ये। ठीक है, किससे संबंधित है? तो साहित्य चोरी विरोधी सॉफ्टवेयर से। याद रखिएगा, उरकुंड सॉफ्टवेयर। चलिए सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 79 को देखें कि हाल ही में भारतीय रेलवे की किस जोन ने नई बायोमेट्रिक टोकन प्रणाली को शुरू किया है? तो किस जोन ने नई बायोमेट्रिक टोकन प्रणाली की शुरू किया है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी और केंद्रीय रेलवे ने। चलिए सवाल नंबर 80 को देखें कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मौखिक इतिहास कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ने मौखिक इतिहास कार्यक्रम लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो जो सवाल नंबर 80 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार ने। किसने? तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में मौखिक इतिहास कार्यक्रम लॉन्च किया है। सवाल नंबर 81 को देखें कि हाल ही में सुर्खियों में रहे डिएगो फॉरलान किस देश के फुटबॉलर हैं? तो डिएगो फॉरलान किस देश के क्रिकेट फुटबॉलर है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर जो आपका 81 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरुग्वे के हैं। कहाँ के हैं? उरुग्वे के। सवाल नंबर 82 को देखें कि हाल ही में शिक्षाविद राज्य लक्ष्मी पार्थसारथी का निधन हुआ, वे किस राज्य से थे? तो किस राज्य से संबंध थे फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु से। हाल ही में शिक्षाविद राजलक्ष्मी पार्थसारथी का जो निधन हुआ है वो कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के। चलिए सवाल नंबर 83 को देखें कि किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे बारीक सोने का निर्माण किया है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे बारीक सोने का निर्माण किया है? तो सवाल नंबर आपका जो 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के। चलिए सवाल नंबर 84 को देखें कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं? सॉरी, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो सवाल नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कानिद कुप्पा श्रीकांत। चलिए सवाल नंबर
4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 85 को देखें कि एथनोलॉग भाषा निर्देशिका के अनुसार विश्व में किस देश में सर्वाधिक जीवित देशी भाषाएं हैं? तो सबसे ज़्यादा किस देश में जीवित देशी भाषाएं हैं? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ? तो पापुआ न्यू गिनी में। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें। सवाल नंबर 86 है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2019 बेल्ट एंड रोड चाइना ह्यूमन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट को जीता था? सवाल एक बार फिर से सुने कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2019 में बेल्ट एंड रोड चाइना ह्यूमन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट को जीता था? तो सवाल नंबर जो 46 है फ्रेंड, सॉरी 86 है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्यशेखर गांगुली ने जीता था। चलिए सवाल नंबर 87 को देखें। 87 आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति स्टेटमेंट में रेपो में कितनी बेसिस पॉइंट की कमी की है? तो कितनी बेसिस पॉइंट की कमी की है? तो सवाल नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना? 35 बेसिस पॉइंट। फिर से सुने कि भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति स्टेटमेंट में रेपो में कितने बेसिस पॉइंट की कमी की है? तो 35 बेसिस पॉइंट की कमी की है। सवाल नंबर 88 को देखें। पर्यावरण व सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क की फंडिंग किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई है? तो सवाल नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक ने फंडिंग किया है। किसने? तो विश्व बैंक ने फंडिंग की है। पर्यावरण व सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क की फंडिंग किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा की गई? तो विश्व बैंक के द्वारा की गई है। चलिए सवाल नंबर 89 को देखें कि किस संगठन ने हाल ही में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस संगठन ने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो ने की है। किसने? तो इसरो ने। सवाल नंबर 90 को देखें। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? सवाल नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया वियना में स्थित है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। सवाल नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 91 को देखिए। मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। जो मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला है योजना है, उसको और दूसरा नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाली मिशन के नाम से भी उसे जाना जाता है। सवाल नंबर 92 को देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई गई थी? तो कम नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई गई थी फ्रेंड्स बिहार में? तो सवाल नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंगेर में पाई गई थी। सवाल नंबर 93 को देखें कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर 2016 को। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 27 सितंबर 2016 में। सवाल नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 94 को देखिए कि मुख्यमंत्री शहरी नाली गली, ठीक है, नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई है? तो नाली गली पक्कीकरण योजना की शुरुआत कब की गई फ्रेंड्स? देखिए सभी वही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अक्टूबर 2016 को। चलिए 95 को देखिए फ्रेंड्स कि मौर्य काल में निःशुल्क रम अर्थात बेगार को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विष्टि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विष्टि। मौर्य काल में निःशुल्क रम अर्थात बेगार को विष्टि कहा जाता था। सवाल नंबर 96 को देखें कि 2011 में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 2000 में जो जनगणना हुआ था फ्रेंड्स, उसके अनुसार से आपका मृत्यु दर कितना था? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 44 प्रति हजार, यानी 44 प्रति हजार। चलिए फ्रेंड्स हम 97 को देखें। 97 आपके सामने है फ्रेंड्स। 97 है कि भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो जिप्सम सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 98 को देखें। अभ्रक की प्राप्ति किस प्रकार के सेल से होती है? तो अभ्रक की जो प्राप्ति होती है फ्रेंड्स आपको आग्नेय सेल से प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक की प्राप्ति आग्नेय सेलों से प्राप्त होती है। सवाल नंबर 99 को देखें। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का जो बढ़िया ताल था
बढ़िया ताल विरोध का जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स आपका ये था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से सुने एक बार कि मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। सवाल नंबर 100 को देखें, मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया। तो मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। सवाल नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवलाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं फ्रेंड्स आपको 2 दिन में कम से कम 4 या 5 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दूंगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को हेल्प हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपका 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है फ्रेंड्स। आज ही के दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है और आज 2 बड़े महान पुरुष का जन्म हुआ था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और आज कौन सा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, तो अहिंसा दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।